हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो ना? एक मिनट इसको। अब आया इधर, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, साउंड परफेक्ट है? ऑडिबल हूं या नहीं हूं? साउंड परफेक्ट है? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा। एक्चुअल में नेट इशू था, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, अब आके सॉल्व हुआ है। ओके। हाँ, नेट इशू था तगड़ा वाला, अब आके सॉल्व हो गया है। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं पटना सेंटर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो पटना सेंटर में थोड़ा सा आज एयरटेल का नेट इशू यहाँ पर आया हुआ था, तो अब सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। और कल आपकी क्लास रहेगी, एक एक्स्ट्रा क्लास है 1 आवर की, सेम टाइम 6 PM। ओके, बस कल कोई नेट इशू ना हो। ओके, ठीक है। ओके, क्लास रद्द इसलिए किसी ने कहा होगा क्योंकि नेट इशू था। ठीक है, पर वो नेट अचानक से अभी सॉल्व हो गया है, तो मैंने कहा क्लास कैंसिल करने की जगह कंटिन्यू में एक सवा घंटे की क्लास ले लेता हूं, जिससे कि कल की 1 घंटे की क्लास में टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से दिमाग में सेट हो जाए। ओके, वीडियो विजिबल है नहीं? एक बच्चा लिखा नो वीडियो विजिबल। नहीं नहीं, कल का क्लास जो टाइम है वो इवनिंग में ही है, 6 PM। मेरा मेरा विजिबल है। ओके, बहुत बढ़िया। चैट मैंने प्राइवेट कर दी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज बस नेट के इशू की वजह से मैं थोड़ा सा हो गया कि यार ये हो क्या गया अचानक से। ठीक है, कोई नहीं, उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। अगर कोई बच्चा आज सपोज लाइव में नहीं आ पाया या उस मैसेज की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं फिर भी एक बार को टेलीग्राम पर भी, ग्रुप पर भी अपडेट करा देता हूँ। अच्छा, ग्रुप पर नहीं डाला इन्होंने अभी तक। कोई नहीं, ठीक है, उसको हम अपडेट करा देंगे। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं बोल ही दूं टेलीग्राम पर। मैंने ग्रुप पर मैसेज डलवा दिया है। ठीक है, खुश रहो बेटा, ग्रुप पर मैंने मैसेज डलवा दिया है। मैसेज बस आने ही वाला है, मैसेज के आते ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, हम मैसेज नहीं डाल पा रहे, ओके।
शायद मेरी एक्सेस नहीं है ग्रुप पर। ठीक है, ओके, स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करा के मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो आज का टारगेट देख लो क्या क्या है। एड्स और ड्रग, सबसे पहले मैं कैंसर का रिवीजन करा रहा हूं जब तक। ठीक है, ओके, मैं कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूं, अगर फिजिक्स की क्लास नहीं है तो उसकी जगह मैं लगवा लूंगा, नहीं तो अभी जो मेरा टाइम सेट किया है वो 6 बजे से किया है। ठीक है, 6 से 7 का 1 घंटे का सेशन रहेगा। ओके, बस आज का सेशन अच्छे से हो जाए, नेट डिस्कनेक्ट ना हो बस। वीडियो है बेटा, उज्जवल पांडे वीडियो है। ठीक है, सारे बच्चों को वीडियो प्रॉपर विजुअल हो रही है। ठीक है, हाँ, तो ओके ओके, वीडियो बेटा सबको प्रॉपर आ रही है। ऑल परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है भाई। ठीक है, ओके ओके ओके, अब सुनो मेरी बात। कल मैंने कैंसर स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस बताया था। ठीक है, एक नॉर्मल सेल होती है वो कांटेक्ट इनिबिशन को, एक नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनिबिशन को फॉलो करती है, पर कैंसर सेल कभी भी कांटेक्ट इनिबिशन को फॉलो नहीं करती। नॉर्मल सेल की जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल पैटर्न में होती है। ठीक है, जबकि कैंसर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करती है। नॉर्मल सेल के अंदर इनवेजिवनेस नहीं मिलती। हाँ, कैंसर सेल के अंदर इनवेजिवनेस मिलती है, वो एक सेल दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। ओके, अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं तो नॉर्मल सेल, ठीक है, मोर्टल होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर समय के बाद, एक पर्टिकुलर जनरेशन तक डिवाइड करने के बाद एपोप्टोसिस से उनकी डेथ हो जाती है। जबकि कैंसर सेल अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इमोर्टलिटी शो कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम? टीलोमरेज। तो कैंसर सेल में टीलोमरेज एक्टिव होता है, नॉर्मल सेल में टीलोमरेज एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि उसका जीन, ठीक है, एक्टिवेट नहीं होता, पर कैंसर सेल उसके जीन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर। एक नॉर्मल सेल लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 जनरेशन तक डिवाइड करती है। देन हर डिवीजन के बाद उसके टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस हो जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, हर डिवीजन के बाद उसके टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस हो जाते हैं, हर डिवीजन के बाद। ठीक है, तो हर डिवीजन के बाद उसके टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस हो जाएंगे, और जैसे जैसे टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन भी कम होता जाएगा। जैसे मानो किसी का लाइफ स्पेन, ठीक है, 50 ईयर है, हमने उसको 50 टीलोमर सीक्वेंस दे रखे हैं। 1 साल बाद एक टीलोमर सीक्वेंस कम हो जाएगा, दूसरी साल बाद एक और टीलोमर सीक्वेंस कम हो जाएगा, तीसरी साल बाद एक और टीलोमर सीक्वेंस कम हो जाएगा। जिस दिन सारे टीलोमर सीक्वेंस एंड हो जाएंगे, उसी दिन वो सेल एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के थ्रू अपने अस्तित्व को ही खत्म कर लेगी। ठीक है, पर कैंसर सेल के केस में टीलोमर सीक्वेंस मेंटेन रहते हैं। समझ रहे हो ना? सर लैग हो रहा है। लैग नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, किसी किसी डिवाइस में अगर लैग हो रहा है किसी बच्चे का, वो रिफ्रेश कर लो। बाद बाई केस में मेरी तरफ से तो लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से सही है। ठीक है, चलो, ठीक है, डन। बच्चा लिख रहा है कोई लैग नहीं हो रहा। ठीक है, तो इधर फोकस करो बेटा। ठीक है, ऑल परफेक्ट। तो सीधी सी बात है, कैंसर सेल अपने टीलोमर सीक्वेंस को एंड ही नहीं होने देते। क्या करते रहते हैं? उसको रीमेंटेन करते रहते हैं, दोबारा फिर बना दिया, फिर बना दिया, फिर बना दिया। तो टीलोमर सीक्वेंस कम ही नहीं होंगे, और टीलोमर सीक्वेंस अगर कम नहीं होंगे तो वो अमर हो गए ना, इमोर्टल हो गए, उनमें एपोप्टोसिस की मैकेनिज्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये अंतर था नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में। फिर मैंने बताया था एक सेल डिवाइड करती कैसे, उसकी डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है। एक जैसे नॉर्मल सेल है भाई, नॉर्मल सेल है, सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा? एक नॉर्मल सेल अपने साइज को बढ़ाएगी, जब साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो में चेंज आएगा तब जाकर के सेल डिवाइड करेगी। इसके लिए सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं। सेल सिग्नलिंग फैक्टर सेल आके बाइंड करेंगे, तब सेल साइज में बढ़ना चालू करेगी। जब सेल का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा तब सेल डिवाइड करेगी। और इस सेल डिवीजन के अंदर कई स्टेज होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज।
और हर फेज में चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तब जाके सेल डिवीजन प्रॉपर हो पाती है। यानी एक सेल को डिवाइड करने के लिए दो टाइप की चीजें काम करती हैं। एक तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब ऐसा नहीं है वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बने, वो एक अहम भूमिका है। जैसे गाड़ी के अंदर मैंने बताया स्टीयरिंग की, ब्रेक की एक अहम भूमिका होती है। इसका मतलब ये नहीं स्टीयरिंग और ब्रेक एक्सीडेंट करने के लिए बने, ठीक है, समझ रहे हो, वो बने हैं गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, पर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है, स्टीयरिंग टूट जाए, ब्रेक फेल हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं या सेल साइकिल रेगुलेटर्स होते हैं, समझना मेरी बात, या सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अगर उन जीन में म्यूटेशन हो जाए या सेल साइकिल चेक पॉइंट में म्यूटेशन हो जाए, तब जाकर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब, ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। टेलीग्राम पर मैंने बोल दिया है मैसेज के लिए बेटा, ठीक है। हाँ डाल दिया है, बिल्कुल चला गया, ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज चला गया है, तभी मैं प्रॉपर रिवीजन करा रहा हूं एक बार कैंसर का, ठीक है। जब तक बच्चे आएंगे मैं कैंसर का प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। फिर बाद में वो रिकॉर्डेड में कैंसर का एक बार रिवीजन देख लेंगे, ठीक है, ऑल ओके। चलो ठीक है, फिर ये तो समझ में आया कि किस तरीके से सेल रेगुलेटर होती है। प्रोटोऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन में अंतर क्या होता है। स्टार्टिंग में जो जीन होते हैं वो प्रोटोऑन्कोजीन है, हाँ, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो वो बन जाते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने बताया भी था भाई, किसी भी सेल के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए तीन टाइप के कार्सिनोजन हो सकते हैं। जैसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, उनको कार्सिनोजन बोलते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का मतलब क्या है, वायरस, ठीक है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर कैंसर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो भाई केमिकल कार्सिनोजन तो बहुत सारे हैं, टोबैको का बड़ा अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केमिकल में, तो ढेरों सारे मैंने बताया, आप जो खा रहे हो आज की डेट में डिब्बे बंद वाली चीजें, पेस्टिसाइड जितने भी हैं वो सब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ही तो हैं, ठीक है। हाँ, फिजिकल एजेंट के अंदर आयोनिक और नॉन आयोनिक रेडिएशन ध्यान रखने हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट कर देती हैं, जिससे थाइमिन डायमर बन जाते हैं, जिसके से म्यूटेशन हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये मैंने बताया था कि इस तरीके से एक नॉर्मल सेल इन कार्सिनोजन की हेल्प से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। अगर सेल में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करना चालू कर देगी, ठीक है, और एक कैप्सुलेटेड ट्यूमर बन जाएगा। कैप्सुलेटेड इसलिए बोला मैंने क्योंकि अभी सारी सेल कैप्सूल के अंदर हैं, इसको कैप्सुलेटेड ट्यूमर बोलेंगे या बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हो, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, या नियोप्लाज्म बोल सकते हो उसको, नियोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि नियोप्लास्टिक सेल्स के अनकंट्रोल डिवीजन से ये बना है। क्लियर है। और जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, यानी ये ट्यूमर के सेल्स बड़े स्मार्ट सेल्स होते हैं, ठीक है भाई, इनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ करनी है, तो ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, इसको एंजियोजेनेसिस फैक्टर बोलते हैं, समझना, इसको एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स बोलते हैं। और ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स जितने भी हैं, उन कैंसर सेल के अराउंड, समझना, उन कैंसर सेल के अराउंड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना देते हैं। जब डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी उनके अराउंड बनता है तो नो डाउट ब्लड का फ्लो कैंसर की तरफ बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो जब कैंसर की तरफ बढ़ता है तो आपको पता ही है क्या होगा इसकी वजह से, ठीक है, ब्लड का फ्लो कैंसर। तो नॉर्मल सेल थे वो भूखमरी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मरना चालू हो जाते हैं, और ये कैंसर दैत्य अपने साइज को बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो ये तरीका है कि कैंसर सेल किस तरीके से, तो जो आज की में एंटी कैंसरस हम ड्रग बना रहे हैं वो इन एंजियोजेनेसिस फैक्टर को ही ब्लॉक करते हैं, जिससे कि कैंसर सेल को न्यूट्रिशन ना मिल पाए और वो भूख की वजह से मरे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे, पर इसकी वजह उसका इफेक्ट हमारे नॉर्मल सेल पर भी पड़ता है, तो नॉर्मल सेल की भी डेथ होना चालू हो जाती है। तो बस यही है, जो भी पॉइजन हम उनको मारने के लिए यूज करते हैं उनका असर हमारी बॉडी पर भी होता है। इस वजह से बॉडी के सेल की डेथ होना चालू हो जाती है, बॉडी वीक होना चालू हो जाती है, हेयर फॉलिंग चालू हो जाती है, क्योंकि हेयर सबसे सेंसिटिव पार्ट है।
समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गए ना मेरी बात? हाँ। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई किस तरीके से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब तक वो कैप्सूलेटेड है तब तक तो आप उसको बिनाइन ट्यूमर बोलोगे, पर एक बार वो कैप्सूल फटा, समझना, एक बार वो कैप्सूल फटा तो ये सारे के सारे सेल बाहर आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड की हेल्प से इनकी स्प्रेडिंग हो जाएगी, समझना। और जब स्प्रेडिंग होती है इसके लिए टर्म यूज करते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस मतलब मेटास्टैसिस स्टार्ट हो गई। अब उसको कैंसर ना बोल करके आप, सॉरी ट्यूमर ना बोल करके आप कैंसर बोलोगे या मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल सकते हो, क्योंकि अब मैलिग्नेंसी आ गई, समझ रहे हो, स्प्रेडिंग हो गई, मैलिग्नेंट घातक हो गया क्योंकि फैलना चालू हो गया, अब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। समझ में आया? यस, मैलिग्नेंट मेटास्टैसिस, क्योंकि मेटास्टैसिस हो गई। तो ये समझ में आया कि प्रोटोन्कोजीन ऑन्कोजीन में अंतर क्या होता है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर क्या होता है, ठीक है, नियोप्लाज्म नियोप्लास्टिक सेल में अंतर क्या होता है, ट्यूमर और कैंसर में अंतर क्या होता है, मेटास्टैसिस क्या होती है, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने कार्सिनोनिक सब्सटेंस बता भी दिया आपको, ठीक है, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, ठीक है, जिसमें रेडिएशन आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक समझ में आ गया। अब कैंसर के टाइप्स की अगर बात की जाए तो 3 टाइप का हो सकता है भाई, कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा। कार्सिनोमा मोस्टली देखने को कार्सिनोमा ही मिलते हैं 85%, सार्कोमा कंपेरेटिव कम होते हैं, ठीक है। और लिम्फोमा मतलब ब्लड कैंसर की बात चल रही है, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, समझ रहे हो? हेयर फॉल बचता नहीं है, हेयर फॉल तो होता ही है, इसलिए पेशेंट हेयर को, ठीक है, हटा देते हैं क्योंकि हेयर फॉलिंग होनी 100% फिक्स है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने कीमो मतलब जो कीमोथेरेपी चालू की तो कीमोथेरेपी का पहला इफेक्ट हेयर फॉलिंग पर पड़ता है, सीधा पड़ता है हेयर फॉलिंग पर। मस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस से कैंसर का ही एक रूप है, पर कैंसर ना क्या उसको ट्यूमर बोल सकते हो। अनकंट्रोल ग्रोथ ही मस्सा है, पर वो घातक नहीं है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। हाँ, अभी आ रहा हूं रेडियोथेरेपी पर भी, ठीक है। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दोनों पर ही, दोनों का असर पड़ता है, पर कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में सारी सेल पर असर डालती है। रेडियोथेरेपी टारगेट थेरेपी होती है, वो पर्टिकुलर वही रेडिएशन डालेगी जहां कैंसर होगा, इसलिए उसके इतने साइड इफेक्ट नहीं है हेयर फॉलिंग पर, पर जहां गिरती है, जैसे मानो किसी के यहाँ किडनी के ऊपर कैंसर है तो किडनी के कैंसर को हम रेडिएशन से ट्रीट करते हैं तो किडनी पर इफेक्ट आता है और उस रेडिएशन का इफेक्ट आसपास के ऑर्गन पर आता है, अल्सर बन जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट उसके भी हैं। तो लेटेस्ट अगर कैंसर कहीं बहुत छोटी जगह पर है तो हम टारगेट थेरेपी करते हैं, यानी रेडिएशन को एकदम बीम की फॉर्म में वहां डालते हैं, पर बहुत कॉस्टली है, 15 लाख रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। बट अभी लेटेस्ट में वही है, टारगेट थेरेपी में रेडिएशन को एकदम टारगेट कैंसर पर करना, पर वो तभी पॉसिबल है जब कैंसर एक जगह है, उसमें मेटास्टेसिस नहीं हुई, स्प्रेडिंग नहीं हुई, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्लियर है बिल्कुल? अब कैंसर के डायग्नोसिस में अभी तो बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, ठीक है, मतलब जो टेक्निक है तो मैंने बताया था, एक तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो तो पैट सीटी है, ठीक है। पैट सीटी, सीटी स्कैन होता है पूरा बॉडी में, उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है जो रेडियो लेबल्ड होती है, स्पेशली रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है, ठीक है। उसको जब इंजेक्ट कर देते हैं तो जहां पर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा होगा, वहां पर थोड़ा सा, ठीक है, सबस्टेंस दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है, कि हाँ यार वहां पर वो चीज ल्यूमिनिसेंस शो करेगी, ठीक है, स्कैनिंग में आ जाएगा कि यार यहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा है, यानी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वहां पर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एमआरआई सेफ तरीका है, क्वेश्चन आता है सबसे सेफ टेक्निक कौन सी है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, एमआरआई है, ठीक है। सेफ है क्योंकि उसमें एक्सरेज यूज नहीं करते। बायोप्सी क्या होती है, कट करके आपने उसकी स्टडी कर ली, इसकी बायोप्सी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, आज की डेट में हम एंटीबॉडी के थ्रू भी करते हैं, एक स्पेशली टारगेट एंटीबॉडी होते हैं जो कैंसर सेल से बाइंड करते हैं, पर बहुत कॉस्टली चीजें हैं जो आम आदमी इसको रेफर नहीं कर पाता, ठीक है। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी है, अगर आप किसी इंसान के अंदर देख रहे हो उनकी परिवार के अंदर कैंसर बड़ा कॉमन देखने को मिल रहा है, तो हम स्टडी करते हैं क्या उनके किसी जीन के अंदर थाइमिन का रिपीटेशन ज्यादा है। अगर थाइमिन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो थाइमिन डाइमर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर थाइमिन डाइमर प्रोटोन को जीन के अंदर है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? शाहिद बेटा साइटिका के लिए योगा
और फिजियोथेरेपी ही सबसे इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो कल भी साइटिका साइटिका पूछ रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए योगा और फिजियोथेरेपी, ठीक है। साइटिका का मतलब है कि बैकबोन के पॉस्चर बिगड़ जाने की वजह से किसी नर्व का या किसी नस का दब जाना, ठीक है, उससे बॉडी के लोअर पार्ट पे पेन होता है। उसके लिए बस आपको दिखाना होगा, एक्सरे एमआरआई के थ्रू पता लगाते हैं कहां पर ये चीजें कर्वेचर डिस्टर्ब हुआ है। तो सेफ अगर जाना चाहते हो तो फिजियोथेरेपी, ठीक है, सबसे सेफ में आती है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करता हूं, मैंने ट्रीटमेंट बता ही दिया, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है। कीमोथेरेपी है, ठीक है, रेडिएशन है, और लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी चल रही है, उस पर भी अंडर स्टडी है, ठीक है। वैक्सीन की अगर बात की जाती है तो रशिया ने अभी एक वैक्सीन बनाई है, कितना दावा पक्का है कि कितनी कारगर होगी इंडियंस के ऊपर या अदर कंट्री, कहाँ कहाँ, मतलब हर किसी की जीन का सिस्टम अलग होता है, तो वो जरूरी नहीं कि इंडियंस पर बहुत अच्छा काम करे, या ऐसा भी होता है इंडियंस पर बहुत ही अच्छा काम करे। तो वो सब आगे की बातें हैं, बट अभी लेटेस्ट न्यूज है, तो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, यहां तक कोई डाउट? अभी बेटा रिवीजन करा रहा हूं कल के टॉपिक का, मैं नया मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए सारी, फिर मैं चालू करता हूं, ठीक है। अब तो माइग्रेन पूछोगे, ठीक है, अभी इन चीजों को मत पूछो, ठीक है। अभी हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन बोलो, माइग्रेन सर में होने वाला हाफ दर्द है, सर्वाइकल की वजह से माइग्रेन होता है। जो लोग झुक के पढ़ते हैं उनको माइग्रेन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बस बैकवर्ड बेंडिंग करो, फॉरवर्ड बेंडिंग मत करो, ठीक है। ठंड में ही दर्द बढ़ता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जब गर्मी आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट है, जाड़ों में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनली एड्स और ड्रग्स की। ड्रग्स में कल खत्म करा के चैप्टर एंड करा दूंगा, पर आज एड्स समझ लो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर मैं एड्स की बात करता हूं तो बहुत कॉमन सी बात है एड्स के लिए, एनसीईआरटी कुछ लाइनें मैंने जोड़ी हैं कि एड्स क्या है। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है हम इसको एक्वायर करते हैं, ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी आपकी डेफिशिएंट हो जाती है। सिंड्रोम टर्म यूज किया है, सिंड्रोम का मतलब कोई एक रोग नहीं होता, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको 50 टाइप की बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो अभी इसका नाम रखा हमने एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ इंफेक्शन, समझ गए ना मेरी बात। एड्स एक रोग है जिसमें इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है, ठीक है, समझ रहे हो, जिसमें ग्रुप ऑफ इंफेक्शन होते हैं, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। सिंड्रोम दे भी रखा है, सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर पहली बार हम बात करते हैं कब आइडेंटिफाई किया था हमने एड्स को, 1981 में लॉस एंजल्स का केस था, दम मारो दम, मतलब सारे होमोसेक्सुअल, ठीक है, यानी एक ही टाइप के सेक्स के लोग, ठीक है, बैठ करके ड्रग्स ले रहे थे, ड्रग एडिक्ट थे, ठीक है। दम मारो दम इसलिए बोला मैंने, वो इंजेक्शन को यूज करते थे ड्रग के लेने के लिए। तो जब भी आप ड्रग्स लोगे, इंजेक्शन यूज करोगे, तो नो डाउट आपका ब्लड दूसरे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। तो देखा गया उन सभी के लंग्स के अंदर एक फंगस थी, कपोसी सार्कोमा, समझना, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग फंगस थी, ठीक है। उसका इन्फेक्शन हो रखा था, साथ के अंदर उनकी बॉडी के अंदर मतलब छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। फिर पता लगाया आखिर ये दिक्कत हो क्यों रही है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी डाउन था, समझ रहे, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका था। अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि इम्यून सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है, तब बाद में जाकर क्लियरिटी हुई कोई वायरस का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हुई, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुए। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, आपके बॉडी के आसपास पैथोजन होते हैं पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। अपॉर्चुनिटी का फायदा कब उठाएंगे, जैसे अचानक से किसी का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, जैसे इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो उन्होंने मौका पाके बॉडी में एंटर किया, और एंटर करके उन्होंने इन्फेक्शन करने चालू कर दिए, ठीक है। जैसे कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया 80% पॉपुलेशन की लंग्स में ऑलरेडी है, पर आपको इन्फेक्शन नहीं होता, टीबी नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपको टीबी नहीं होने देता, क्लियर है बिल्कुल। पर जैसी इम्यूनिटी डाउन होगी तो सबसे पहले अटैक करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, समझ रहे हो ना मेरी बात, यस। सबसे पहला जो अटैक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का होता है। सबसे पहला इंफेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का होता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन में ये भी आता है,
बहुत सारे प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, इस इंसान का इम्यून सिस्टम अभी बहुत कमजोर है, ठीक है, इस समय बॉडी में एंटर कर जाओ और जो भी ताबड़तोड़ मचाना है मचा डालो। समझ में आया? तो पहला केस कब था? 1981 में, 1981 में कहां का? लॉस एंजल्स का केस था, ठीक है। उसके बाद अचानक से देखा पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मरने की स्पीड बहुत तेजी से हो गई, ठीक है। तो वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, ये डेटा कम है, रियल डेटा से अलग है, लगभग 25 मिलियन पर्सन की डेथ हुई है। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, लगभग 25 मिलियन पर्सन की डेथ हुई है इसकी वजह से, अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? तो सिंड्रोम का मतलब मैंने बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, यानी ढेर सारे सिम्टम अचानक से आ जाने, ठीक है, इसको सिंड्रोम टर्म यूज करते हैं। यस, कपोसी सार्कोमा फंगस है, यस ऐसी बिल्कुल लंग कैंसर कर देती है, लंग कैंसर हो जाता है इसके केस में, ठीक है। हाँ, यस, लंग कैंसर हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है उज्जवल। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? अब बेसिक से स्टार्ट करता हूं भाई। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो सिंड्रोम समझ में आया, डिसीज का नाम है, कॉजिंग एजेंट कौन है? वायरस। कौन सा वायरस कॉज करता है? एच आई बी। एच आई बी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। बीच बीच में स्क्रीन ब्लैक हो रहा है। अभी बेटा मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट रिवीजन कराया है मैंने अभी तक, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि बीच बीच में स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, क्या सही बात है ये? हाँ सर, नो सर, यस। ये क्या चक्कर है, कुछ यस लिख रहे हैं कुछ नो लिख रहे हैं? नो सर। चलो जिसका भी है वो एक बार रिफ्रेश कर लो, हो सकता है तुम्हारी डिवाइस में कोई दिक्कत आ रही होगी, एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। लैग हो सकता है, आप एक बार नेट रिफ्रेश कर दोगे तो चीजें सही आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पीड तो बहुत है, नेट जे तो जाता है बिल्कुल, या नहीं जाएगा तो स्पीड स्लो नहीं होगी, स्पीड तो पूरी आती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आप बात करते हैं, मैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करता हूं, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एचआईवी के स्ट्रक्चर पर और एचआईवी की लाइफ साइकिल पर, ये दो पर क्वेश्चन बनते हैं, इनको समझना होगा आपको। अगर मैं एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं एक एनवलप बनाऊंगा, एक एनवलप बनाऊंगा, समझना, लिपिड का एनवलप। एनवलप के नीचे दो प्रोटीन के कोड बनाऊंगा, एक, दो, समझना। और इसके अंदर मैं दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डालूंगा, एक, दो, और इन आरएनए से जुड़े होंगे कुछ एंजाइम, एक एंजाइम यहां दिखा देते हैं, एक एंजाइम यहां दिखा देते हैं। इसके अलावा एक एंजाइम होता है जो दोनों प्रोटीन के कोड के बीच में होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्रोटीएज। इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब जो लिपिड एनवलप बनाया है, जो लिपिड एनवलप मैंने बनाया है बेटा, यहां पर प्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं इस तरीके से, वन, इस पर क्वेश्चन आता है।
एक को थोड़ा मैं लार्ज करके दिखाऊंगा। इस तरीके स्पाइक्स लगे हुए हैं प्रोटीन के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये सबसे ध्यान रखना है। ये जो दिख रहा है आपको लिपिड एनवलप है, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला, ये क्या है? लिपिड एनवलप। लिपिड से मिलकर बना हुआ एक एनवलप, जिसके अंदर दो प्रोटीन के दो लेयर दिख रहे होंगे आपको, प्रोटीन की कवरिंग, ठीक है, यस, प्रोटीन कवरिंग बोल सकते हो। दो प्रोटीन की कवरिंग दिख रही है, एक बड़ी कवरिंग दिख रही है, एक छोटी कवरिंग दिख रही है। प्रोटीन की दो कवरिंग दिख रही होंगी यहाँ पर, एक थोड़ी लार्ज है, एक थोड़ी स्मॉल है, ठीक है। इसको प्रोटीन कवरिंग बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो बाहर है वो 1.7 है, जो बाहर है बड़ी है वो 1.7 है, जो छोटी है वो 2.4 है। समझना मेरी बात, ठीक है। तो ये लिपिड एनवलप है जिसमें आपके ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं। ये दो प्रोटीन के कवरिंग और दिख रहे हैं आपको, एक बाहर थोड़ा बड़ा कवरिंग है, अंदर वाला थोड़ा छोटा कवरिंग है। जो बड़ा कवरिंग है इसको आप बोलोगे P17, इसको बोलोगे P24। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। ये क्या है? कवरिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कवरिंग है, ये लिपिड एनवलप है, दो प्रोटीन कवरिंग है, ठीक है। अब यहां पर आपको एंजाइम कितने दिख रहे हैं? एंजाइम, तो अगर मैं एंजाइम की बात करूं, एंजाइम की बात करूं तो कितने टाइप के एंजाइम आपको नजर आ रहे हैं? तो पहला एंजाइम तो ये नजर आ रहा है आपको, ये नंबर 1। दूसरा एंजाइम आपको येलो वाला नजर आ रहा है, नंबर 2। तीसरा एंजाइम आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, नंबर 3। तीन टाइप के एंजाइम आपको इस वायरस में नजर आ रहे हैं, ठीक है। दो प्रोटीन के लेयर्स के बीच में जो एंजाइम नजर आ रहा है इसको बोलते हैं प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीन के खोल को, कवर को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक दिख रहा है आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक दिख रहा होगा आपको इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, तो तीन एंजाइम है। ये क्वेश्चन आएगा कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे? तीन टाइप के एंजाइम देखने को मिल रहे हैं। इंटीग्रेज नंबर 1, ठीक है, इंटीग्रेज नंबर 2, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नंबर 3, प्रोटीएज। प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर है? बिल्कुल, तीन एंजाइम। अब यहां दो आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं, ठीक है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए। ये भी क्वेश्चन आता है कि आरएनए के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? दो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल, एक नहीं दो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल। यहां तक कोई डाउट? अगर मैं तुमसे कहूं ये वायरस किन सेल को इन्फेक्ट करता है? हर वायरस हर किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता। जैसे गंगा जल है, गंगा जल को कहते हैं बहुत पवित्र है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते। आखिर क्या कारण है? गंगा जल में एक वायरस होता है, ठीक है, विडेलो विवरेओ, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज है। अगर आपने गंदगी डाल दी गंगा जल के अंदर, जैसी गंदगी डालोगे तो बैक्टीरिया पनपेंगे, ये उनकी ग्रोथ होगी और उन बैक्टीरिया को मार देगा ये वायरस, समझ रहे हो? पर ये वायरस उन बैक्टीरिया को ही मारता है, आपके लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे HIV हमारे और बॉडी के सेल को इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ उन्हीं सेल को इफेक्ट करेगा जिनके पास खास टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं वायरस। प्लांट वायरस जरूरी नहीं एनिमल को इन्फेक्ट करें, एनिमल वायरस जरूरी नहीं प्लांट को इन्फेक्ट करें, ठीक है। और एनिमल में भी कुछ एनिमल स्पेसिफिक वायरस होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि एचआईवी की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एचआईवी सिर्फ उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा जिनमें खास टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं देखो, मान लो ये सेल है, ये उन सेल पर इफेक्ट करेगा जिनके पास एक खास टाइप की प्रोटीन होती है। इसको CD4 रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। CD4 रिसेप्टर। तो एक्चुअल में जब भी इंटरेक्शन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 रिसेप्टर के बीच में होगा, ठीक है। तो ये दोनों इन्फेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये उन्हीं सेल में अटैक करेगा जिन सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। और CD4 रिसेप्टर किसके पास होते हैं? CD4 रिसेप्टर सिर्फ दो ही टाइप के सेल्स होंगे जिसके पास होंगे, जैसे CD4 रिसेप्टर टी हेल्पर या टी हेल्पर सेल बोलो उसके पास होते हैं, ठीक है। या TH सेल ऐसे भी कह सकते हैं। टी हेल्पर सेल एक ही बात हो गया, टी हेल्पर या T4, क्योंकि CD4 रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो T4 सेल भी बोलते हैं इनको। T4 सेल्स ही बोल सकते हैं। इनके पास हो सकते हैं एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के पास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टी हेल्पर या T4 सेल या मैक्रोफेज, इनके पास आपको CD4 रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। और CD4 रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बाइंड अप करेंगे, और बाइंड अप करने की वजह से ही इन्फेक्शन होगा। आई या नहीं आई ये बताओ। दिखाई नहीं दे रहा? ये बताओ, विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं? एक साथ बताना मुझे, विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं? साउंड और विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं? ऑल ओके, यस, ऑल ओके, प्रॉपर है, क्लियर है, ओके, परफेक्ट। तो यार क्या स्पैमर होते हैं? इसमें भी स्पैमर आ गए क्या? चलो, परफेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है। देखो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर आपको पूरा आना चाहिए। इसमें एक लिपिड का एनवलप होता है, दो प्रोटीन के कोट होते हैं कवरिंग, ठीक है। प्रोटीन के कोट, जो एनवलप होता है वो लिपिड का होता है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं, इस तरीके से स्पाइक्स लगे होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 120 के स्पाइक्स इस लिपिड एनवलप पर लगे हुए हैं। अंदर दो प्रोटीन के कोट हैं। जो बड़ा वाला कोट दिख रहा है उसको P17 बोलोगे, जो अंदर छोटा वाला कोट दिख रहा है उसको P24 बोलोगे, ठीक है। प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। ये प्रोटीन कवरिंग लिख दिया मैंने। और दो प्रोटीन की कवरिंग के बीच में एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। और सबसे अंदर क्या होते हैं? दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जिनसे दो एंजाइम और जुड़े होते हैं। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो आरएनए से डीएनए बनाएगा, और एक इंटीग्रेज है जो इस डीएनए को होस्ट डीएनए के संग इंटीग्रेट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं कहूं वायरस में ऐसी क्या चीज है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये कहां पर इन्फेक्शन करती है? उन सेल जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। CD4 रिसेप्टर्स कहां होते हैं? टी हेल्पर या T4 सेल्स के पास होते हैं, हेल्पर टी सेल की बात है, या मैक्रोफेज के पास होते हैं। पर मैक्रोफेज को नुकसान नहीं होता। मैक्रोफेज एक तरीके से फैक्ट्री ऑफ एचआईवी कहलाती हैं। मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। नुकसान होता है हेल्पर टी सेल को। अगर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हेल्पर टी सेल का नंबर कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जबकि मैक्रोफेज की बात करते हैं तो इनका नंबर कम नहीं होता। आखिर कारण क्या है वो मैं आगे लाइफ साइकिल में डिस्कस करूंगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया? स्पैमर्स आर एवरीवेयर लाइक बैक्टीरिया। हाँ, CD4 से बाइंड करेगा, यस, CD4 से बाइंड करेगा। यहां तक कोई डाउट है? और ऐसे वायरस जिनके पास जीनोम आरएनए होता है, इनको रिट्रोवायरस फैमिली में रखा गया है। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस, ये ध्यान रखना है आपको। रिट्रोवायरस ग्रुप के अंदर आते हैं, रिट्रोवायरस ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी की जनरल अवेयरनेस, जैसे पूछते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर बाय, कैसे होता है, याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करोगे तो होगा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा जिनको ब्लड कैंसर होता था तो उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर एक्सीडेंटली इसके होने की प्रोबेबिलिटी जमाने में बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, अक्सर कर लोग क्या करते हैं भाई, एक ही निडल को यूज कर रहे हैं, या लोग ड्रग्स लेते हैं तो एक ही निडल से लेते हैं ड्रग्स बना करके, ठीक है, तो वहां इसके इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। या इन्फेक्टेड मदर, कोई मदर इन्फेक्टेड है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस मदर से फीटस में एंटर कर जाता है, तो उसमें भी इसके फैलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो 4 केस बताए मैंने, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इंजेक्शन या निडल यूज करने से फैलता है ड्यूरिंग ड्रग, ठीक है, और इन्फेक्टेड अगर मदर है तो उसके फीटस में भी प्लेसेंटा के थ्रू ये जा सकता है। ये 4 कारण बताए हैं, ये आपको याद रहेंगे। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क, अब हाई रिस्क पर कौन होंगे, मैंने बताया हाई रिस्क पे वो होंगे जो, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, पार्टनर्स यूज करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए, वह वो हाई रिस्क पर हैं, ठीक है। या हाई रिस्क कहां होगा, जो जिनको ब्लड कैंसर है, जिनको बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, वो हाई रिस्क पर होंगे, समझ रहे हो। तो इंडिविजुअल हु हैव द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग्स एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, या इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, सिंपल सी बात है, ये हाई रिस्क पर रहेंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब बात आती है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं एचआईवी की बात करता हूं, ठीक है, तो इट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय, ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, टीवी पर ऐड आता है कि एचआईवी नहीं फैलता साथ खाने से, एचआईवी नहीं फैलता साथ सोने से, एचआईवी नहीं फैलता हाथ मिलाने से, एचआईवी नहीं फैलता साथ खेलने से। तो लोगों को लगता है जब एचआईवी इन चीजों से नहीं फैलता तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि एचआईवी पेशेंट को आप डिस्कार्ड मत करो सोसाइटी से, ठीक है, तो वो आधा ऐसे ही मर जाएगा, समझ में आया। तो उन्होंने कहा आप साथ रहो, साथ उसका ध्यान दो, बस उसके बॉडी फ्लूइड को अपने बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में मत आने दो, इतनी सी बात है, बस बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ही एचआईवी फैलेगा, नहीं तो एचआईवी नहीं फैलेगा। यस, बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है, समझ में आया। हाँ, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय, ठीक है, मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। यस, बिना बॉडी फ्लूइड के फैल ही नहीं सकता, जब तक बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड हो, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में होगा, तब तक स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कहा है कि एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, उनको अलग नहीं करना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, देयर इज ऑलवेज टाइम लैग, क्योंकि किसी को मानो आज इन्फेक्शन हुआ, मान लो आज इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम आ रहे हैं 10 साल बाद, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, बहुत लंबा, तो आदमी पता ही नहीं लगा पाएगा 10 साल बाद सिम्टम क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हो। सोचो उसने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया होगा, ठीक है, 10 साल पहले पे छोड़ दिया होगा, वो सात्विक हो गया होगा, धार्मिक हो गया होगा भाई, तो बाद में सिम्टम आ रहे हैं, तब समझ ही नहीं आया भाई, ये तो मैं कांटेक्ट में ही नहीं था किसी के, ये क्या हो रहा है मुझे, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, तो 10 साल पहले उसने कोई कुकर्म किए होंगे, उसका नतीजा उसको 10 साल बाद मिल रहा है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ टाइम, मैंने बताया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर, पर गलती से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो जाता है, गलती से अगर गलत निडल लग जाए किसी को तो भी हो सकता है, समझ रहे हो, कहीं कोई कट लग गया, उसी ब्लेड से किसी दूसरे को कट लगा दिया तुरंत बिना एटमॉस्फेयर एक्सपोज सीधे, तो ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। सलाइवा से भी फैल सकता है, यस, सलाइवा अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है तो फैलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, बट सलाइवा कहीं इंडिकेटेड नहीं है, कहीं इंडिकेटेड नहीं है, पर फिर भी ये बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड की हेल्प से वो स्प्रेड हो सकता है।
क्योंकि अगर मैं है उसकी हेपेटाइटिस ए की बात करता हूं तो हेपेटाइटिस ए, सोचो एक बच्चे ने, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, टॉयज माउथ में रखा, उसने छोड़ दिया, उस टॉयज को दूसरे बच्चे ने माउथ में रख लिया, उसको हो जाएगा। क्योंकि आपकी सलाइवा से भी हेपेटाइटिस फैलता है, तो एचआईवी के फैलने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, पर मोस्टली सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है। समझ रहे हो, स्वेट से नहीं फैलता। चलो यहां तक कोई डाउट? हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ इट्स सिम्टम, बहुत लंबा टाइम है, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है इसका। समझ रहे हो, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल से 10 साल तक का हो सकता है। समझ रहे हो, तो आज इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम आ रहे हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि चक्कर क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो बस ये एक लाइन बस थोड़ी सी इंक्यूबेशन पीरियड वाली है और कुछ नहीं। अब आ जाओ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल बना के समझाऊंगा, समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, जगह है समझना। जैसे एक सेल है, ये वायरस है, सेल की मेम्ब्रेन भी लिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड, ये भी किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड, ये तो आप जानते हो, स्कैन वाला भी लिपिड से मिलकर बना होता है। इसकी सरफेस पर खास टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और इसकी मेम्ब्रेन पर इनके खास टाइप के रिसेप्टर होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स। समझ रहे हो, CD4 रिसेप्टर्स, CD4 रिसेप्टर्स लगे होते हैं इनकी सरफेस पर, CD4 रिसेप्टर्स। जब भी इंफेक्शन होगा तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी, इनकी वजह से इंफेक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी एचआईवी से फ्यूज करेगा तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद क्या होगा? जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे थे इसकी सरफेस पर, ये लगे थे सरफेस पर, ये इन सेल की सरफेस पर भी आ जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, और रिसेप्टर्स तो थे ही इसकी सरफेस पर। अंदर 2 प्रोटीन के कोड थे, जैसे अंदर एंटर करेगा, अंदर प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाएगा, और प्रोटीएज क्या काम करेगा? इन प्रोटीन कोड को तोड़ना चालू कर देगा, अपने आप ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कोड हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये टूटना चालू होंगे, ब्रेक डाउन चालू होगा इनका प्रोटीएज की हेल्प से। ठीक है, प्रोटीएज तुरंत ही इसके अंदर मिलने वाले आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो इसके अंदर थे, वो फ्री फॉर्म में आ जाएंगे। ये वायरल आरएनए, वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA फ्री फॉर्म में आ गया, निकल गया बाहर। जैसे ही वायरल आरएनए बाहर निकलेगा, तो मैंने बताया कि एंजाइम होता है इसी के साथ में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एंजाइम इस आरएनए से क्या बना देगा? डीएनए। इस आरएनए से क्या बन जाएगा? डीएनए। ये बन गया वायरल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन बनाएगा आरएनए से डीएनए को? आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस वायरल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से वायरल, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा। और इसके पास ऑलरेडी एक एंजाइम तो होता ही है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज इंटीग्रेज इसके पास ऑलरेडी है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, अब ये इंटीग्रेज समझना, ये इंटीग्रेज होस्ट सेल का डीएनए है। ये इंटीग्रेज क्या काम करेगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को सीधा इंटीग्रेट कर देगा होस्ट डीएनए के संग। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को होस्ट डीएनए के संग जाकर के क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। तो ये कर दिया इसने इसका इंटीग्रेशन, कर दिया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। और जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ तुरंत ही भाई इससे क्या बनेगा, एमआरएनए। इसी से क्या बनेगा, एमआरएनए, वायरल एमआरएनए। ये वायरल एमआरएनए बन गए। अब ये वायरल एमआरएनए बाहर आएंगे, ये वायरल एमआरएनए बाहर आएंगे। इनमें से कुछ एमआरएनए, समझना, कुछ एमआरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। कुछ एमआरएनए क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन को बनाएंगे। कुछ एमआरएनए क्या काम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, ये वायरल प्रोटीन को बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। कुछ एमआरएनए प्रोटीन को नहीं बनाएंगे, वो एड्स इट इज ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब वायरल प्रोटीन भी मिल रही है, वायरल एमआरएनए भी मिल रहा है, तो ये एमआरएनए और प्रोटीन मिलकर के, समझना, ये एमआरएनए और प्रोटीन मिलकर के वापस अब ये एमआरएनए प्रोटीन क्या काम करेंगे, ये वापस प्रोटीन के, भाई एमआरएनए आ गया, दो एमआरएनए आए यहां पर इकट्ठे होकर यहां करके एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, ये एमआरएनए आ गए, धीरे धीरे प्रोटीन के कोड बनने चालू हो जाएंगे। एक प्रोटीन का कोड ये बन गया इसके ऊपर, एक प्रोटीन का कोड ये बन गया, ठीक है। लिपिड एनवेलप है ही, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स आके जुड़ना चालू हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें लगे हुए हैं, समझना, ये इसके अंदर आ रहे हैं, प्रोटीन इसको बना रही है, और बनते ही एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर निकल जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे एक वायरस से मल्टीपल वायरस बनते चले जाएंगे, एक वायरस से मल्टीपल वायरस बनते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब एक वायरस से ढेर सारे वायरस बनते जा रहे हैं, एचआईवी वायरस बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं मैक्रोफेज की, तो मैक्रोफेज कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं आपके सामने जो है। तो
इस तरीके से HIV कंटिन्यू बनता जा रहा है, निकलता जा रहा है, बनता जा रहा है, निकलता जा रहा है, ठीक है, HIV। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये क्या हो रही है? एक्सोसाइटोसिस हो रही है। तो इस तरीके से वायरस की एंट्री होती है, अंदर जाकर के वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। इंटीग्रेज इसको सीधा इंटीग्रेट कर देता है होस्ट सेल डीएनए के अंदर। फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, कुछ एमआरएनए प्रोटीन बनाएंगे, कुछ वायरल एमआरएनए ऐसी की फॉर्म में रहेंगे। तो इनके एक्यूमुलेशन से वापस एचआईवी का फॉर्मेशन होता है, वो निकलता रहता है। इस तरीके से मान लो अगर ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, act as फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ये एचआईवी की फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि इससे मैक्रोफेज को नुकसान नहीं है, मैक्रोफेज को कोई दिक्कत नहीं है। नो वॉइस, वॉइस तो परफेक्ट है भाई। वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? चेक करो 1 मिनट। वॉइस में कोई दिक्कत है? यार ऑल क्लियर। तुम आज गड़बड़ क्यों बोल रहे हो यार, झूठ क्यों बोलते हो? जब वॉइस परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, तो कुछ भी लिखना चालू कर रहे हो। ऑल क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पैमर तो है, चलो ठीक है। सब कुछ ओके है तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए ना। तो ये साइकिल समझ में आई। इसी को एनसीईआरटी ने कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 मिनट देख लो, समझाता हूं अभी इसको। बस अंतर क्या है, जैसे रिट्रोवायरस है, आया, इसने अपने जीनोम को अंदर डाला, इस जीनोम से डीएनए बना, डीएनए का इंटीग्रेशन हुआ, अब डीएनए से आरएनए बने, इन आरएनए ने नए नए वायरस बना लिए और प्रोटीन बना लिए। इसको मैंने अपनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इसी चीज को बहुत परफेक्टली। तो ये एक तरीके से मैक्रोफेज है। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव while virus are being replicate and ठीक है रिलीज्ड, ये सर्वाइव करेगी। तो ये क्या है? मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज एक्ट एज फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, ये एचआईवी की फैक्ट्री का काम करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक क्लियर है बिल्कुल? अब हम बात करते हैं, वापस आ रहा हूं मैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में एंटर कर गया, where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA। भाई आरएनए से डीएनए बन गया with the help of enzyme reverse transcriptase, बना लिया। अब तो वायरल डीएनए get incorporated into the host cell, ठीक है, डीएनए एंड ठीक है डायरेक्ट द इन्फेक्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। तो इंटीग्रेस की हेल्प से ये डीएनए उस डीएनए से जुड़ जाएगा और फिर वायरल प्रोटीन बनना चालू हो जाएगी। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड दिस वे एक्ट लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। इसलिए मैक्रोफेज को आप फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोल सकते हो। पर मैक्रोफेज की जगह अगर यहां पर हेल्पर टी सेल होते तो फट जाते, वायरस उनको रप्चर करता है। पर मैक्रोफेज को रप्चर नहीं करता, कोई तो चाहिए भाई जिससे कि अपनी संख्या को बढ़ा पाए। समझ रहे हो? यस, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर इनटू हेल्पर टी सेल, ठीक है, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस progeny virus, thus the progeny virus release in the blood attack other helper T cell, और यहाँ helper T cell का नंबर कम होता जाएगा, कंटिन्यू कम होता जाएगा। This repeated leading to the progressive decrease in the number of helper T cell in the body of the infected person। तो infected person के अंदर इनका नंबर रिपीटेडली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझना मेरी बात? रिपीटेड लीडिंग द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर, डिक्रीज इन द नंबर। तो प्रोग्रेसिवली इनका नंबर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। अब ये थोड़ा सा एक नोटेबल पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उसमें हेल्पर टी सेल का नंबर क्या होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सिम्टम आने चालू हो गए, तो सिम्टम जब आते हैं तब हेल्पर टी सेल का नंबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नॉन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल
number of T helper cells in non-infected person। नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल कितना होगा? ठीक है, तो लगभग 1200 पर एम एम क्यू, 1200 पर एम एम क्यू, यानी 1 एम एम क्यू ब्लड के अंदर इतना आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं यहां पर? ठीक है, हेल्पर टी सेल पर। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, सिम्टम सिम्टम जो शो होते हैं वो कितने नंबर से शो होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इफ नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स लेस देन या इक्वल टू 200 पर एम एम क्यू, तब क्या होगा? जब इतना नंबर हो जाए तब क्या होगा? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सिम्टम ऑफ एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन थोड़ी याद रखना, काम की है। एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और थोड़े से कंसेप्चुअल है। नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन 1200 पर एम एम क्यू। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल लेस देन इक्वल टू 200 पर एम एम क्यू हो जाए तो सिम्टम ऑफ एड्स स्टार्ट ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो उसको इन्फेक्शन के कारण सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। कौन से सिम्टम आएंगे देखो, दिखाता हूं। सिम्टम, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर, रुक रुक करके फीवर उसको अक्सर कर रहता है, हल्का हल्का फीवर रुक रुक करके आता रहेगा। पर ये सिम्टम नॉर्मल सिम्टम है, और चीजों में भी होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उसको डायरिया रहेगा, उसका वेट लॉस होगा। समझ रहे हो? कैंसर के केस में भी कुछ ऐसे ही सिम्टम आते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों में ऐसे सिम्टम आते हैं। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। समझ, छोटे छोटे इन्फेक्शन ही खेल करना चालू कर देंगे, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरियल, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस छोटे छोटे इन्फेक्शन करना चालू कर देंगे, फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये एंडोपैरासाइट है, इसका भी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सब क्या है? ऑल आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इन सबको आप क्या बोलने वाले हो? सब के सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ऑल आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं तब जाकर के ये करते हैं। इट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अलाइजा तो हम चेक करते ही हैं, अलाइजा, यस। देखो, टी हेल्पर सेल की बात नहीं है, ठीक है, बाहर से आप इंड्यूस नहीं कर सकते। टी हेल्पर सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में काउंट होते हैं। ठीक है, हाँ, आप अपने बॉडी के ही स्टेम सेल से टी हेल्पर सेल बना सकते हो। ठीक है, तो एक कॉमन टेक, ये जो बता रहा हूं ना, ये सिविल तक में पूछा गया है, बहुत सारे जनरल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एड्स की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? समझना,
हाँ, और कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? तो नॉर्मल रूटीन में जो लगाते हैं अलाइजा लगाते हैं, जो मैं बायोटेक में पढ़ाऊंगा अभी अलाइजा पूरा का पूरा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, समझना मेरी बात। डायग्नोसिस के लिए हम एक ही टेस्ट यूज करते हैं अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अगर किसी इंसान का अलाइजा पॉजिटिव आ गया 2 या 3 बार लगाने के बाद भी, तब रिपोर्ट में लिख के आ जाता है कि भाई आपको, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराने पड़ेगी। कंफर्मेशन उससे ही होगा, क्योंकि कभी कभी एलाइजा बहुत सारी कारण की वजह से पॉजिटिव आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेसी टेस्ट है, समझना, क्योंकि अलाइजा जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर डिपेंड है। कभी कभी एचआईवी जैसे एंटीजन, मतलब कह सकते हो, या बिहेव और अदर एंटीजन भी करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर पॉजिटिव आता है। तो और जबकि हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं, ब्लॉटिंग तो समझते हो ना? हाँ, सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा होगा आपने। यस, डीएनए की ब्लॉटिंग करते हैं हम, ठीक है। डीएनए को जेल पर रन करा करके नायलॉन की सीट पर ब्लॉट कर लेना, ट्रांसफर कर लेना। तो अगर आप डीएनए को जेल पर रन करा करके उसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर रहे हो, सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। प्रोटीन को जेल पर रन करा करके उसको ट्रांसफर कर रहे हो, इसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। प्रोटीन फाइनल कर देती है कि भाई प्रोटीन वायरस की प्रोटीन है। अगर वायरस की प्रोटीन आपकी बॉडी में मिल रही है, इट इज 100% कन्फर्मेसी टेस्ट है कि अब एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग ध्यान रखना है आपको, कन्फर्मेसी टेस्ट है। ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं, मैंने कहा ना, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके भी कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं, समझ रहे हो? हाँ, क्यों? देखो क्या कर सकते हो आप, प्रोटीएज इनिबिटर यूज कर सकते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यूज कर सकते हो, इंटीग्रेज इनिबिटर यूज कर सकते हो, यही यूज करोगे, ठीक है। और इन सब ड्रग का साइड इफेक्ट आपके सीधे सीधे बोन मैरो पर पड़ता है, ठीक है। बस इतना सा है कि ऐसे इंसान की हम सर्वाइबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, और ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। यस, तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली, ठीक है, पार्शियली इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, समझना। अब इसमें क्या कर सकते हो उसके लिए आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यूज कर सकते हो। बहुत कॉमन ड्रग है एजेटी, एजेटी, इसको एजिडो थाइमेडिन बोलते हैं। यस, एजिडो थाइमेडिन बोलते हैं एजेटी को, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, समझ रहे हो? एजेटी, एजिडो थाइमेडिन, सबसे ज्यादा यूज इसी ड्रग का हुआ है। हाँ, आज की डेट में मल्टीपल ड्रग यूज करने लगे हैं, प्रोटीएज इनिबिटर भी यूज करने लगे हैं, प्रोटीएज इनिबिटर। तो प्रोटीएज इनिबिटर की बात करता हूं, तो उसमें एक ड्रग याद रख लेना आप, रेटोनावायर, ठीक है। यस, रेटोनावायर। तो आज की डेट में तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज करते हैं, जेट 3 के कॉम्बिनेशन रेटोनावायर के संग लगा दिया। और ये 2 ड्रग तो मैंने कॉमन एग्जांपल बोले हैं, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अलग अलग कंपनीज की हैं, अलग अलग टाइप से अपने काम करती हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज कर रहे हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, विच इज इनविटेबल। यानी यहां पर आप डेथ को नहीं रोक, वैसे डेथ को तो कोई रोक ही नहीं सकता, पर फिर भी, ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सर्वाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और कुछ है ही नहीं। तो इससे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने कहा एड्स को ट्रीटमेंट से अच्छा है उसमें अवेयरनेस फैलाई जाए, तो बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ठीक है। एनजीओज, नॉन एनजीओज, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के बहुत सारे प्रोग्राम अवेयरनेस फैलाई कि एड्स को रोकने के तरीके क्या हैं, कंडोम को खुल के कहा कि यूज करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसकी अवेयरनेस है, इसलिए इसलिए टीम भी बनाएगी नैको, ठीक है। एज एड्स हैज नॉट क्योर, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन। यस, प्रिवेंशन इसके केस में बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए बस क्वेश्चन आता है, एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको नैको बोलते हैं।
देखा होगा बहुत सारे लोग क्रिकेटर खिलाड़ी इस तरीके से सिंबल लगाते हैं अपने इस पर, शोल्डर पर लगाते देखा होगा। वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, कि अवेयरनेस का सिंबल है, कि आपको अवेयरनेस है एड्स कैसे फैलता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी आपको अवेयरनेस है। ठीक है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोगों को अवेयर करो। समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? ठीक है, आज मैं एड्स ही करा देता हूं। यस, क्योंकि आज तुम लैग भी बोल रहे हो, पर कल मेरी क्लास 2 घंटे की रहेगी, 6 से 8। रेडी हो? तो मैं आज यहीं पॉज लूंगा। हाँ, अगर कल तुम मेरी क्लास 2 घंटे की कर लो, 2 घंटे भी नहीं 1.5 घंटे की भी कर लो, बहुत है, 1.5 घंटा बहुत है। कई बच्चे लैग लिख रहे हैं इसलिए। नहीं, क्लास तो 6 बजे से लगी हुई है मेरी, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है, क्योंकि शायद तरुण सर की भी क्लास है, कई लोगों की क्लास है। नहीं नहीं, उस समय मेरी ऑफलाइन की भी क्लासें हैं ना, मैं इसमें पटना सेंटर पर हूँ, पटना में हूँ ऑफलाइन के अंदर, तो वहां क्लास लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, कल मैं ड्रग कराऊंगा। ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शायद मेरा टाइम 7 से 8 था, पर आज नेट के इशू की वजह से चीजें थोड़ी सी खराब हो गई, बट कल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कल छुट्टी देखो, वैसे एक छुट्टी ऑफलाइन में तो नहीं है, ऑफलाइन में छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन में मतलब प्लानिंग में स्टार्टिंग में थी, इसलिए मतलब कर दी गई है। ठीक है, नहीं तो वैसे छुट्टी का कोई कंसेप्ट था नहीं, इसलिए लोगों ने सबने अपनी अपनी क्लास लगा ली है। तो मैंने भी अपनी क्लास लगाई है 6 से 8, क्योंकि मुझे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का टेस्ट आना है अगला। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो तुम टेस्ट उसको अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, और फिर मैं अपने वीक के अंदर, अपना जो वीक आएगा उसके अंदर मैं बायोटेक स्टार्ट कर पाऊं, जिसका 12 क्वेश्चंस का वेटेज है। ठीक है, तो यहां पर आकर के आपका टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, तो आज ज्यादा नहीं कराया मैंने। हाँ, ओके। इट्स ड्रग्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कल हम ड्रग्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, कल मैं 6 से 8 पहले से अनाउंस कर रहा हूं, 6 से 8 ड्रग्स पढ़ाने वाला हूं। ओके, ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि टाइम 8 बजे तक का ही है आज, 8 बजे के बाद अपने आप क्लास कट हो जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, 6 से 8 का टाइम था, 5 मिनट बाद क्लास अपने आप कट हो जाएगी, तो इस वजह से शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और 5 मिनट में ड्रग्स नहीं होता, तो कल, ठीक है, पीडीएफ दे देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल आप ड्रग एकदम परफेक्टली, मतलब समझ रहे हो ना, अच्छी तरीके से समझेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं ड्रग्स को आगे लेके चलूंगा। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, टाइम तो शायद 6 से 8 ही है मेरा कल। ठीक है, कल 6 से 8 टाइम है, फिक्स है। ठीक है, ओके, बाय बेटा, बाय बाय बाय।